नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रसिद्ध उपन्यास यार पापा के बारे में, जिसे लिखे हैं महान लेखक दिव्य प्रकाश दुबे ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग जर्नी। गजेंद्र सिंह के ऑफिस में गहमा गहमी का माहौल था और ऑफिस के बाहर खड़े होने वाले तमाम अधिकारियों के ड्राइवर ये समझ नहीं पा रहे थे कि कोई इतनी बड़ी पोस्ट पर होते हुए भी पढ़ने के लिए कॉलेज क्यों जाएगा। ड्राइवर तो ड्राइवर, ऑफिस में भी कोई समझ नहीं पा रहा था। गजेंद्र अपने बॉस से मिलने के लिए बाहर इंतज़ार कर रहा था। अंदर से बुलावा आने पर वह चीफ सेक्रेटरी के सामने जाकर बैठा। सर, गजेंद्र अपने बॉस का ब्लू आइड बॉय था। चीफ सेक्रेटरी मिस्टर सुब्रमण्यम ने खुद चाय बनाई। चाय में चीनी के लिए इशारे से पूछा। गजेंद्र ने मना कर दिया। आई थिंक योर डिसीज़न इज़ करेक्ट। वेल, ऑल द बेस्ट फॉर स्टडीज़। और अगर कॉलेज में मन न लगे तो बता देना, पहले बुला लेंगे। सुब्रमण्यम ने मुस्कुराते हुए कहा। सर, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। गजेंद्र एकदम फॉर्मल से अंदाज में बात कर रहा था। सुब्रमण्यम चाय पीते हुए कुछ सोच रहे थे। चाय ख़त्म करके वह बोले, जब मैंने सर्विस ज्वाइन की थी तब हमारे चीफ सेक्रेटरी जोसेफ साहब एक बार दौरे पर आए। वो चाहे जितने भी बिज़ी हो, मगर कोई भी अगर नया अधिकारी उनसे मिलने आता तो हमेशा 5 मिनट का ही सही समय ज़रूर देते थे। मैंने नया ज्वाइन किया था। उन्होंने मिलने पर मुझसे एक चीज़ कही थी जो मैं कभी नहीं भूला। उन्होंने कहा था कि नौकरी में हर दिन ऑफिस ऐसे आना जैसे कि वो नौकरी का पहला दिन हो। अपने शहर में जो भी करना, लेकिन कोई ख़राब खबर मुझ तक नहीं आनी चाहिए। उनको इंक पेन से लिखने की आदत थी। वे अपने पास नए पेन का डब्बा रखते थे। जब कोई नया आईएएस अधिकारी मिलता तो वो उसको पेन ज़रूर गिफ्ट करते थे, ताकि रोज़ फाइल साइन करते हुए अधिकारी संभल कर साइन करे। आई हैव रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि उनकी एडवाइस काफ़ी पॉइंटेड थी। तुम्हारी एजुकेशन लीव का अप्रूवल करके भेज दिया है। सुब्रमण्यम साहब ने सामने रखा हुआ एक पेन का डब्बा गजेंद्र की तरफ बढ़ाया। आई विश यू लक। गजेंद्र अपनी सीट से उठा। उसने पेन को ध्यान से देखा, थैंक्स कहा और कमरे से निकल गया। कमरे से निकलते हुए उसने मनोज को फ़ोन किया। मिल गया अप्रूवल। बहुत बढ़िया, उधर से आवाज़ आई। सासा अपने दोस्त के साथ एक पब में थी। शोर शराबे में अपनी आवाज़ को सुनने की कोशिश करती हुई, आँखों पर गहरा काजल, सूजी हुई आँखें, चेहरे पर नकली मुस्कुराहट, वह पब में चारों ओर सबको देख रही थी। इतने शोर में उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। मन में एकदम सन्नाटा था। वह पब से बाहर निकलकर स्मोकिंग पॉइंट पर आई। वहाँ पहले से कुछ लोग थे। स्मोकिंग पॉइंट पर उसने किसी से एक सिगरेट ली और जला ली। कुछ देर सिगरेट पीने के बाद वह अकेले ही पब से निकलकर कोरेगांव, पुणे की मेन रोड पर टहलने लगी। रास्ते में कई सारे विदेशी लड़के लड़कियां, आदमी औरत दिख रहे थे। इनमें से ज़्यादातर वे लोग थे जो रजनीश के आश्रम में आए हुए थे। वह कुछ दूर चलकर जर्मन बेकरी पहुंची। वैसे वह यहाँ कभी अकेले नहीं आती थी, हमेशा अपनी गैंग के साथ आती थी। ऐसी जगह जहाँ आप दोस्तों के साथ आए हो, वहाँ कभी अकेले पहुँचने में ज़्यादा खाली लगता है। सासा ने अपनी फेवरेट पेस्ट्री ऑर्डर की और अपनी फेवरेट जगह पर आकर बैठ गई। वह लोगों को देखने लगी। अपने अलावा उसे सब कोई खुश नज़र आ रहे थे। बेकरी के दूसरे कोने में एक लड़का भी सासा के जैसे ही पूरी कैफ़े को अकेले देख रहा था। दोनों की नज़रें मिली। उम्र से ये लड़का स्कूल में पढ़ने वाला लगता था। सासा की पेस्ट्री आ चुकी थी। वह लड़का अब भी उसे देख रहा था। लड़का उठकर सासा की टेबल पर आया। इससे पहले कि वह बैठने के लिए पूछता, सासा ने उसे बैठने का इशारा किया। मैं रजनीश आश्रम के लिए घर से भाग कर आया हूँ। सासा ने उसको ध्यान से देखा। लड़का कुछ और कहना चाहता था, लेकिन कुछ घबराकर वह चुप हो गया। बोलते रहो। चुप क्यों हो गए? सासा ने कहा। ओशो के कुछ वीडियो देखे थे, लगा कि आश्रम बहुत कूल जगह है, इसलिए भागकर आ गया। लेकिन अब यहाँ एंट्री ही नहीं मिली। अब डर लग रहा है, मुझे घर वापस जाना है। सासा भी तो घर से भागी ही रही थी। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके पास लौटने के लिए एक घर होता है, या कोई ऐसी जगह होती है जिसको घर बोला जा सके। सासा के पास घर नहीं था, या फिर वो घर था जिसको वह घर मानना बंद कर चुकी थी।
जिनके घर नहीं होते वे ज़िंदगी भर भागकर भी कहीं ना कहीं पहुंचते ही रहते हैं। यूं तो घर बस एक खाली जगह है जहां पर सारे मुखौटे उतर जाते हैं। मुझे लगा कि आप शायद मेरी मदद कर पाएँ। मैं क्या करूं? ऐसा लगा कि आप डांटे ही नहीं। सासा का ध्यान उस लड़के की बात से टूटा। अब क्या करना चाहते हो? मैं घर जाना चाहता हूँ। लाओ अपना फ़ोन दो। मैंने फ़ोन फेंक दिया। वे लोग मुझे ट्रेस कर लेते। नंबर याद है? सासा ने मोबाइल मिलाकर उस लड़के के घर पर फ़ोन मिलाया। लड़के की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। लड़के ने जैसे ही फ़ोन हाथ में लिया वह भी रोने लगा। सासा ने उस लड़के को रात में रुकने का इंतज़ाम कर दिया और ध्यान रखा कि वह कभी भी फिर से ना भाग पाए। अगले दिन सुबह ही उस लड़के के मम्मी पापा आ चुके थे। सासा ने उस लड़के को उनके हवाले किया। सासा को उस लड़के के घरवाले ने बार बार धन्यवाद दिया। चलने से पहले सासा ने उस लड़के से कहा, अब बताकर भागना। सासा रात भर उस लड़के के बहाने सोचती रही कि वह भी भाग जाए। क्या उसके पापा के कॉलेज में आने से उसे भी भाग जाना चाहिए? अगर वह लड़का पिछली रात उसको ना मिला होता तो वह शायद कॉलेज छोड़ने का फ़ैसला ले लेती। लेकिन कई बार दूसरे भटके हुए लोग हमें अपनी मंजिल की ओर करीब ले जाते हैं। सासा मीता पटनायक के घर के बाहर थी। जवाब उसकी आंखों में था। सासा का कॉलेज छोड़ने का मतलब था अपने आप से भागना। वह सब कुछ कर सकती थी लेकिन अपने आप से नहीं भाग सकती थी। वह इस ज़िंदगी का सबसे अहम इम्तिहान देने के लिए तैयार थी।